नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूशन चैप्टर का लेके आए हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े हमने, उसके बारे में जानकारी ली, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा और लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी। तो आज की क्लास में हम बेसिकली दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब इनमें भी हमें प्रैक्टिस की बहुत 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 ज़रूरत है, तो इसलिए आज भी हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं जैसे हमेशा की तरह डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सॉल्व कीजिएगा उसे, सॉल्यूशन कमेंट्स में दे दीजिएगा, मैं बता दूँ। चलो जी शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक ई क्यू यू आई वी ए एल ई एन टी मास, इक्विवेलेंट मास। सर ये क्या चीज़ होती है बताओ भाई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which will react, amount of substance which will react, comma produce or displace by 1 gram of hydrogen, comma 8 gram of oxygen, comma 35.5 gram of chlorine। सर क्या मतलब है डेफिनेशन का बताओ। Amount of substance which will react, produce or displace by 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and बचा हुआ क्या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस का अमाउंट जो कि रिएक्ट करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, या फिर उसे डिस्प्लेस करता है या फिर उसे प्रोड्यूस करता है, उस जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा उस सब्सटेंस का जो ये कार्य करता है उसे हम कह देंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, चलो जी। अब सर बता भी तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, सारी चीजें बता। पहली बात तो ये जो डेफिनेशन है ये रिएक्शंस के लिए। रिएक्शन के अंदर कोई अगर मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो उसके लिए है ये हमारे पास फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन। तो फिर सर हम खाली मॉलिक्यूल जैसे O2 घूम रहा है हवा में, N2 घूम रहा है हवा में, क्या करेंगे हम इसका। KOH घूम रहा है हवा में नहीं मतलब कहीं पे पड़ा है, सर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो तब क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास। किसका इक्विवेलेंट मास, पहले हम ले लेते हैं एटम्स का, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब के लिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब लास्ट क्लास में ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि पहली बात तो आप पूछ सकते हो कि एन फैक्टर तो सर एसिड बेस और सॉल्ट का होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब का, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर इनका जो नॉर्मल एटम्स होते हैं उनका एन फैक्टर निकालना हो तो सीधा सा बस उनकी वैलेंसी निकाल लो, क्योंकि एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर सेम चीज़ है। तो किसी प्योर एटम के लिए, ठीक है, उसका एन फैक्टर हमेशा उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास हमें पता चल जाएगा, एन फैक्टर हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ले लेते हैं 16/2 इज इक्वल्स टू। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ये 8 ग्राम, ये 1 ग्राम, ये 35.5 ग्राम, ये कहाँ से आया। पूछ सकते हो भाई ये कहाँ से आया और कुछ क्यों नहीं है, ये यही 3 चीज़ें क्यों है। यहाँ पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनीथिंग लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे।
जो आपका दिल करे। सर यहाँ पे कैसे ले सकते हैं? ये क्या है, 35.5 क्या है? इक्वलेंट मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अगर मान लो मेरे को लेना है यहाँ पे, सर मैं तो इनमें से कुछ नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ CH2। CH2 का वो निकाल लो आप। CH2 चलो छोड़ो, हमको ये पहले एटम ही ले लेते हैं। सर मैं तो नाइट्रोजन लूँगा। चल ले लो भाई। नाइट्रोजन का क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? 14 अपॉन में एन फैक्टर 3, तो 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इनकी जगह ये यहाँ पे 1 ग्राम, 8 ग्राम, 35.5 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि ये होल नंबर या रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे आपकी कैलकुलेशन को। 1 ग्राम है, अब कहीं पे 1 ग्राम रखो, एक रखो न्यूमेरिकल वैल्यू आसान होता है, 8 रखो आसान होता है, 35.5 रखो आसान होगा। अब 14/3 रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्यों? 3 से कटनी चाहिए चीज़, नहीं फिर वो फ्रैक्शंस में चली जाएगी, घूमते रहना कैलकुलेशन के चक्कर में। तो इसलिए हम यहाँ पे ये 3 लेते हैं। वैसे आप ले कुछ भी सकते हो, यहाँ पे बस ग्राम जो ये लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी जगह आप रख दो इक्विवेलेंट मास, और जिसका इक्विवेलेंट मास रखा है वो यहाँ पे रख दो, बस। और कुछ नहीं करना आपको। ये मैंने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ HG हाइड्रोजन खाली। ठीक है, ये हो गया एटम के बारे में। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें भी सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन, बस। अब तुम इसकी जगह यहाँ पे H2SO4 ले लो। मैंने मान लिया सर मैं तो H2SO4 लूँगा, या मान लो मैं तो सर HCl लूँगा। HCl का क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? 35.5 प्लस, तो क्या होगा, +1, 36.5 डिवाइड बाई इसका एन फैक्टर 1 होगा, तो 36.5 ले लिया आपने। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं चीज़ें, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये बस कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए डेफिनेशन में इनको रखा गया। चलो जी, तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये चीज़ जरूर याद रख लें, एटम का एन फैक्टर जो होता है वो वैलेंसी फैक्टर के बराबर। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया इंडिविजुअल का कैसे निकालेंगे। अब ये जो डेफिनेशन जो कह रही है कि भाई मेरे को बताओ मैं भी कैसे निकलूं, रिएक्शन का कैसे निकाला जाए, तो वो अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा। ये मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, N2 इन गैसियस फॉर्म, 3H2 इन गैसियस फॉर्म फॉर्म्स 2NH3 इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एन फैक्टर ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे, लेकिन अब इससे पहले आप लोग वो भी लिख लें इसका ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें निकालना तो वही पड़ेगा ना। क्योंकि देखो भाई, ये जो है ना, ये हैं बेसिक फार्मूलेज, इन्हीं के बेसिस पे रिएक्शन का भी निकलता है। मैं दिखाता हूँ निकाल कर। N2 का क्या हो जाएगा, 14 इंटू 2 28, इसका 3H2 का क्या हो जाएगा 6, इसका अपने पास कितना आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 34। कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स। मोल्स नहीं मोल्स, हाँ। इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 6 ग्राम ऑफ H2 react with react with 28 ग्राम ऑफ N2। ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्ट विद N2 इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम हाइड्रोजन इतने N2 के साथ रिएक्ट कर। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे जाके देखो, अब हमें चाहिए 1 ग्राम। 1 ग्राम के लिए क्या कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद N2 इज इक्वल्स टू, क्या लिख दिया, N2 इज इक्वल्स टू 28/6 इज इक्वल्स टू 14/3।
ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास N2 का इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस रिएक्शन में। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब हमें निकालिए रिएक्ट वाला। अब हम निकालेंगे 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना, 34 ग्राम ऑफ 34 ग्राम ऑफ क्या, 34 ग्राम ऑफ क्या, तो NH3, 34 ग्राम ऑफ NH3 का को ये प्रोड्यूस कर रहा है इसके साथ मिलकर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लास्ट वाले में लिखा हमने, NH3, ओ गलती से मिस्टेक हो गई, NH3 इज इक्वल्स टू 34 बाय अभी कुछ नहीं लिखना, 34 बाय ये अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इसके बाद हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस NH3 34/6। ठीक है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास NH3 का इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर करके देते हैं 17/3, 17/3 ग्राम। ये तो आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया आ गया भाई। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। लेट सपोज हमने ले ली CH4 plus 2O2 gives us CO2 plus 2H2। वेरी बेसिक रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या है, लिख लो जी, इसमें भी लिख लो। CH2 कितना, 16 ग्राम, कितना मोल, 1 मोल, कितना, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 ग्राम, 2 मोल। CH2 कितना हो जाएगा इसमें, तो भाई CH2 कितना हो जाएगा इसमें, 44 ग्राम, 1 मोल, 36 ग्राम, 2 मोल। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी घर से करके लाना। ठीक है, पहला पार्ट करके दिखा देते हैं। दैट 64 ग्राम ऑफ O2 react with CH4 is equals to 16 ग्राम। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑफ O2 react with CH4 is equals to कितना ग्राम, 16 बटे में कितना कर दोगे, 64/8 कितना होता है, 8, तो इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ H2O। इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। दो पार्ट इसके और हैं, अपने घर से करके लाएं प्लीज़, अच्छी बात होगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और रिएक्शन दे देता हूँ घर से करके लाने के लिए, इसी स्लाइड में लिख देते हैं HW, HW पर CH4 plus HCl2 gives us CCl plus 4HCl। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है, इसका सारी चीज़ें निकाल के दें। इस रिएक्शन के अंदर सबका ग्राम नहीं, इक्विवेलेंट मास आप निकाल के दें। चलो जी, पहला टॉपिक कवर हो गया, हमें समझ में आ गया। अब ये मत पूछना इसके अंदर सर ना तो इसमें हाइड्रोजन है, ना तो इसके अंदर अपना ऑक्सीजन है, ना ही इसके अंदर क्लोरीन इंडिविजुअली प्रेजेंट है। अरे भाई लास्ट में बताया था, यहाँ पे जाके देखो 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 दोबारा देखो क्या बताया था, ये जो है ये ग्राम, मैं क्या ग्राम बोल रहा हूँ बार बार, इक्विवेलेंट मास ही होते हैं सबके। तो अब मेरे को HCl का भी हमने यहाँ निकाल के भी दिखाया था आपको, ये हो गया, तो ये इसकी जगह पुट कर दें, इतना ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस, ये इतना ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद ये। ठीक है, तो उससे आपको इनका इनका इनका
तीनों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, EQUIVALENCE। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बार बार उधर देख रहा तो देख देख के बोल रहे। अरे भाई मेरे को ना स्पेलिंग बहुत अच्छी आती नहीं है इंग्लिश की, आपको मैंने बताया भी था पहले लेक्चर में, मेरी गड़बड़ हो जाती है, फिर लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम, इसलिए थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। वीक बैलेंस की स्पेलिंग में मैं ई की जगह ए लिख देता, आई लिख देता, फिर बच्चे कहते कि भाई ये तो गलत है, आपने तो गलत पढ़ा दिया जी हमको। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ग्राम, लिख देते हैं पूरे लिख देते हैं पहली बारी में, फिर शॉर्टकट लिख देंगे ग्राम EQUIVALENT ऑफ, ग्राम इक्वलेंट ऑफ ईच REACTENT रिएक्टेंट is equal to gram equivalent of each reactant is equal to gram equivalent of each product। सर क्या मतलब होता है सर इसका, बता दो सर। मैंने एक रिएक्शन ले ली, N2 ये मोल्स लिखे हैं मैंने, चलो छोड़ा ऐसे लिख देते हैं, N2 plus 3H2 gives us 2NH3। ठीक है, रुको एक सेकेंड, हाँ ठीक है 2NH3। अब इसके अंदर ग्राम इक्वलेंट ऑफ N2 भी इक्वल होगा H2 के, इक्वल होगा टू, या फिर छोड़ो पहले अपन अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं NH3 के। ये चीज़ याद रख लो, दिमाग में बिठा ले बहुत अच्छे से। ग्राम इक्वलेंट हर किसी का किसी रिएक्शन में इंडिविजुअली इक्वल होता है सबका। ठीक है, जैसे इसमें है N2 का, H2 का और NH3 का, सबका इक्वल है। ईच रिएक्टेंट का ईच प्रोडक्ट के इक्वल होगा ग्राम इक्वलेंट। अब सर ये तो बता दिया आपने लॉ इक्वलेंस क्या होता है, सर इसमें ग्राम इक्वलेंट क्या चीज़ बोल दी आपने, ये क्या है? ये है जैसे अब हमारे पास होता है मास, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मास जो होता है वो उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, वही मास है, होता तो होता है। ये मेरे पास सैनिटाइजर है, इसका मास है, कुछ है तो है, मैं इसको क्या डिफाइन कर दूंगा? ये माउस है मेरे पास, इसका मास है तो है, क्या डिफाइन करूंगा इसमें मैं आपको? मास होता है तो होता है भाई। अब मैंने जैसे कंघी ली, घिस दी, तो चार्ज आ गया। क्या है चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज चार्ज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना चार्ज चार्ज मास मास कर रहे हो, ढंग से बताओ। तो मास को और चार्ज को जिस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये होती क्या है एक्चुअल में चीज़ें, मास क्या है? जो उसके अंदर क्वांटिटी का जो वजन प्रेजेंट है उसमें उसको मास बोल रहे हो आप। अब इसको आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर है, ग्राम इक्विवेलेंट को आप इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। ग्राम इक्विवेलेंट इज अ मास लाइक प्रॉपर्टी ऑफ एन, ग्राम इक्विवेलेंट इज अ मास लाइक केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपल से ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो सर अब ये बता दो, फिर आपने ये बता दिया डिफाइन नहीं कर सकते, हमें बहुत बुरा लगा। लेकिन अब ये बता दो इसका कुछ फार्मूला वगैरह भी होगा? ऐसे सर हम निकाल तो पाएंगे नहीं। यस बिल्कुल है, फार्मूला है इसका, और इसका बड़ा ही प्यारा तरीका है फार्मूला याद रखो। मैं एक लाइन बताऊंगा, वी इन वैन विद वुमेन एंड, या चलो छोड़ो, वुमेन एंड मैन। सर दो चीज़ें हैं इसमें, ये लाइन क्यों लिखी और सर वुमेन की स्पेलिंग गलत है। हमें पता है वुमेन की स्पेलिंग गलत है, पर यहाँ पे याद रखने के लिए आपको ये बताई जा रही है, तो ज़्यादा ना ज्ञान ना दें और ध्यान से सुना करें। क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चों को
क्या करते हैं, वो ज्ञान ज़्यादा देने लगते हैं टीचर को कि सर आपने यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी। और जब उनसे एट द एंड ऑफ द डे पूछा जाता है, चलो भाई बताओ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सर ग्राम इक्विवेलेंट तो नहीं पता, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सर वो तो नहीं पता। तो पहली बात तो ये है, एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हमारे टीचर बोलते थे कि भाई क्लास के अंदर जितना ज़्यादा तुम अटेंटिवली सुनोगे, उतना तुम्हें बाद में उस चीज़ को रटने की या उस चीज़ को बार बार पढ़ने की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जितना क्लास में अटेंटिव रहोगे उतना बाद में तुम्हारे एफर्ट्स कम लगेंगे। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, हाँ सर क्लास चल रही है, साथ में खाना खा रहे हैं, बस सुनाई दे रहा है, ना नोट्स बना रहे हैं ना कुछ। नोट्स बनाना, जो मैं डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे सॉल्व करो। ठीक है, नोट्स बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, और हर क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का सारा रिवाइज करके आओ। दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्टिंग। ठीक है, चलो टॉपिक से ना भटकते हुए आते हैं हम अपने इस पे। सर ये ये कीवर्ड्स हैं इसमें, ठीक है, याद रखना है इनको। अब सर फॉर्मूला भी बता दो इसका क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी से क्या आएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चीज है। ठीक है, वेट जो आपके पास दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, अभी लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया। एक तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू ये हो गया वी से जो हमने निकाला। वैन, सर वैन क्या होती है बताओ, वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू नॉर्मेलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी नहीं ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मूला, इससे आ गया। इज इक्वल्स टू वुमेन, फिर से वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स के बाद हमारे पास आ जाएगा इनटू में मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉट मोलैलिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी इनटू में, अब यहाँ पे एन नॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ एन है एन फैक्टर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। और चौथा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। अब थोड़ा हौच पौच हुआ हुआ है, यहाँ पे आपको सही से लिख के दिखा देते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखें, वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन, राइमिंग स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी है, याद रह जाएंगे सारे फॉर्मूले, आई गारंटीड यू, गारंटी। तो वी से क्या है, फिर से लिखते हैं, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट की जगह अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो मास। ठीक है, वैन, और जो कैपिटल वर्ड है वो इसलिए कैपिटल लिखे हैं कि वो फॉर्मूले के अंदर आ रहे हैं, बाकी स्मॉल जितने भी वर्ड है वो फॉर्मूले में नहीं है। ठीक है, वैन से क्या बनता है जी, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन में नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन। ठीक है, अब इसके बाद आता है वुमेन, वी ओ एम ई एन। अब इसके बाद कहीं ये नहीं कि इंग्लिश के पेपर में कहीं वुमेन लिखना हो तो वी से लिखे हो। स्पेलिंग यहाँ पे सिर्फ इसलिए है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए आसानी से। वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू में मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है मैन, विच इज नंबर ऑफ मोल्स और स्मॉल एन इनटू में नॉर्मेलिटी। भाई देखो मैं ना, मेरा पहली बार है लेक्चर, मतलब मैं कोई पहले नहीं बनाता था इनसे, बीच में अगर थोड़ी सी जबान फिसल जाए तो माफ़ कर देना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है भाई, चलो अब सर हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट के लिए पॉज करो, जितना अभी तक पढ़ा है सारा रिवाइज करो, फटाफट फटाफट माइंड में रिवाइज करते जाओ।
और फिर दोबारा हो। और वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप नोट्स तो बनाएंगे ही, चलो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है सर? जैसे मैंने अभी पढ़ा है इक्विवेलेंट मास और लॉ इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंट मास के अपने उसमें फटाफट डेफिनेशन लिखी, थोड़े बहुत फॉर्मूले थे वो लिख लिए और की पॉइंट्स लिखे, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। अब मैंने जो क्वेश्चन करवाया वो सारी चीज़ें आप नोट्स में लिखेंगे बड़े वॉल्यूम में, लेकिन शॉर्ट नोट्स में सिर्फ की पॉइंट्स लिखे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो खींच के तो डलते नहीं है, देखूँगा आपको किस तरीके से प्रोवाइड कर। जैसे ये है, इस टाइप से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना। अब शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा क्या होता है? पेपर से पहले जा रहे हो, अब बन गए आपके 40 पन्ने के नोट्स, और 40 पन्ने के नोट्स को आपको रिवाइज करने में लग गया अराउंड घंटा। लेकिन इतना तो सुबह टाइम मिलता नहीं है पेपर से पहले। पेपर से पहले मिलते हैं 20 मिनट 10 मिनट, उसमें आप फटाफट फटाफट की पॉइंट्स फटाफट देख के चले जाओ। मैं बता रहा हूँ इतने इफेक्टिव होते हैं ना, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है ये चीज़, बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, खासकर केमिस्ट्री के लिए। और फिजिक्स में फार्मूला शीट, फिजिक्स और मैथ के लिए भी मैं बताया था फार्मूला शीट बनाए, क्योंकि आई एम ऑल्सो पीसीएम स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स और मैथ के लिए फार्मूला शीट। और मैथ में जब फार्मूला लिखें तो उसमें साथ साथ में कॉन्सेप्ट लिखते जाएं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि अब जैसे रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा होगा आप लोगों का पहला चैप्टर, या कोई सा भी चल रहा हो, मैं रिलेशन फंक्शन से बताता हूँ। तो जैसे वो चल रहा होगा, अब आपने लॉग की सारी चीज़ें लिख ली, सब कुछ लिख लिया। अब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर और मोड, या ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या बोलते हैं लीस्ट इंटीजर, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो लिख दिया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप की पॉइंट्स कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी साथ साथ लिखते हैं। तो मैं तीनों सब्जेक्ट को बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बहुत। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकाल दोगे। तुम तो यार वही समझदार, हम तो फिर भी नहीं है। चलो जी, अब हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल थिंग आज का खत्म। अब सर क्या करवाओगे? आप करवाएंगे क्वेश्चन। अब हम करवाएंगे आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ 500 ml of 1 molar H2SO4 react with 250 ml 1 नॉर्मेलिटी दी है KOH की, एंड ऑल्सो फाइंड नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कलर चेंज करते हैं और फिर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करें, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर नहीं आ रहा है देन ऑल्सो यू आर स्मार्ट, नॉट वेरी स्मार्ट बट स्मार्ट। ठीक है, तो अब करते हैं सवाल। अब हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले ग्राम इक्वलेंट ऑफ H2SO4 पहले निकाल लेंगे। क्या आएगा भाई? क्या आ जाएगा ग्राम इक्वलेंट? वापस जाओ, फॉर्मूले देखो क्या क्या दिया हुआ है इसके लिए। वॉल्यूम दी है, मोलैरिटी दी है। यहाँ जाओ, वॉल्यूम और मोलैरिटी किस में आ रही है? वॉल्यूम आ रही है जी, मोलैरिटी आ रही है। एन फैक्टर मेथड्स का निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, क्या था फॉर्मूला? वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू नॉर्मेलिटी इनटू नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी इनटू एन। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम इन लीटर्स 500 डिवाइड बाय 100 इनटू में मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी दी है 1, इनटू में एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? 2 होता है। 1 2 2 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम आ गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब निकाल लो, सॉरी, अब निकाल लो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अब किसका निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट? सर जो दूसरी चीज़ दी होगी उसका निकाल देंगे। KOH का निकाल दो भाई, क्या है? अब यहाँ पे हमें दी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, तो वैन VAN में क्या था? वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे थोड़ा सा, इसका आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 1000 इनटू में नॉर्मेलिटी विच इज़ 1 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25 ग्राम। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट।
आ गया सर, अब बताओ क्या करना है इसका। अब ध्यान से देखो, किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है। सर जी H2SO4 का ज़्यादा है, यानी एसिड का ज़्यादा है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का सर नेचर 1 ग्राम ये, 0.2 ग्राम ये, 0.25 ग्राम ये, 1 - 0.25 = 0.75 एसिड बचेगा। तो सर जी एसिड होगा, क्या होगा, नेचर होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो ACID एसिड। अब हमें इसका तो आंसर मिल गया, ऑल्सो फाइंड द का। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है बताओ हमें। अब हमें निकालना है, क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग। ठीक भाई, अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 12th क्लास के बचपन से पढ़ते आ रहे हो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्वलेंट। अब याद है फर्स्ट लेक्चर में बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये ग्राम इक्वलेंट क्या बता दिया, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता सर, ऐसे मत करो। तो ग्राम इक्वलेंट अब तुम्हें समझ में आ गया सर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्वलेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स, रख देंगे सब कुछ। अब पूछोगे सर ग्राम इक्वलेंट क्या आएगा, नेट ग्राम इक्वलेंट हमारे पास आया है 0.7 ग्राम। इसका 1 था, इसका 0.25 था। डोमिनेटिंग हो गया अपने पास एसिड। एसिड अगर हमारे पास डोमिनेटिंग हो गया तो एसिड में से बेस का माइनस कर दो 0.75। अब अपना यहाँ पे लिख दो 0.75 डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम सर 500, 250, 750 आ जाएगा सर, 750 इंटू में 1000। तो हमारे पास आ गया 750/750 कैंसल आउट होके हमारे पास आ गया 1 N आंसर। ठीक है, तो आसान था ये क्वेश्चन। आसान इन द सेंस था कि अगर आपको पिछले भी बेसिक्स पता है, अभी जो पढ़ा है वो भी पता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पिछले भूल गए तो भाई ये यहाँ तक तो निकाल लोगे, उसके बाद सोचोगे भाई नॉर्मेलिटी कहाँ से निकालें हम, हमें तो याद ही नहीं है क्या पढ़ाया था आपने। चलो कोई बात नहीं, यहाँ करा रहे हैं हम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्या कह रहा है सवाल, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आसान ही कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं, एक तरीके से फॉर्मूला ही है, याद रख सकते हो, आसानी से निकल जाएंगी चीज़ें। नहीं याद रखोगे तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एक नया। क्या है भाई फॉर्मूला, अगर नेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो पहले दिया हुआ है, देखो एक होगा गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन सॉल्यूशन का जो भी नेचर होगा, या ऐसे कह सकते हैं हम, सबसे बढ़िया तरीका इसको कहने का, नेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन। अगर जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है, जैसे पिछले ही क्वेश्चन में हमारे पास दिया था H2SO4 और KOH का दिया था हमारे पास, ठीक है, इसका क्या बनेगा, ये साल्ट बना लेगा, लेकिन हमारे मतलब एसिड था यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट गिवन सॉल्यूशन, और हमारा आया भी आंसर एसिड में। तो मतलब गिवन सॉल्यूशन का नेचर और जो आंसर आया रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर सेम आया। ठीक है, अब ऐसे ही सेम आएगा, दो केस होंगे, सेम आएगा और डिफरेंट आएगा। तो जब हमारे पास सेम आएगा, इफ नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल और एज सेम एज ऑफ गिवन वन, given solution, then normality is equals to, मॉड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, N1 V1
प्लस N2V2 जितने भी दिए हुए हैं हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट जितने भी दिए हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपके पास एक ही होगा। और जो मैंने ऊपर कहा ना, इफ द नेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज सेम एज द गिवन, यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह आप सॉल्वेंट कर लो, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे सॉल्वेंट ही दिया हुआ था H2SO4, तो सॉल्वेंट लिख लो। ठीक है, नीचे में टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स। अब सर कहोगे ये तो पता ही था हमें, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला बता दिया आप। पता था, वेल एंड गुड। नहीं पता था तो अब पता कर लो। ठीक है, अब सर कहोगे ये N1V1 क्या होता है? N1V1 लास्ट में देखो क्या था, VAN वैन ग्राम इक्वलेंट, यानी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था ये सब दिया हुआ था, अभी मेरे पास ये दिया हुआ है ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए, ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी। तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको फॉर्मूले से, मॉड, मॉड में क्या बताओ, डिफरेंट आया है ना। चलो बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे इसको, इस क्वेश्चन में नहीं अगले में बताएंगे। और अगर नेचर डिफरेंट है तो क्या होगा, तो n इज इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूले को अपना ध्यान रख लें, दिमाग में बिठा लें बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा एक बार, अच्छी बात होगी, क्योंकि ये लगा लो ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं ना ये आते रहते हैं। मैंने आपको बताऊं एडवांस के अंदर भी, जय एडवांस में जब भी केमिस्ट्री का इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, उसमें 20 to 30% इस टॉपिक से जो अभी तक पढ़ाया गया है टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। एक तो हो गया थ्योरी पार्ट जो आगे आएगा, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, न्यूमेरिकल उसमें भी है बट वो थोड़ा ज़्यादा थ्योरी है। अगर इसकी बात करें तो इसमें से 20 से 30% एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है इसका, पहले इसका तीसरा पार्ट खुद करके लाना, मैं पार्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि होमवर्क के लिए फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमारा हम तो बुक नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई बात नहीं, पीपीपी दी है, क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ तो हम लेक्चर में उन्हें करके लाना बहुत है। 100 cm³ ऑफ 0.1 NH2SO4 क्या करता है, ये रिएक्ट कर रहे हैं ये विद 50 सॉरी रिएक्ट विद 500 cc ऑफ 0.1 NaCl। ठीक है भाई, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या होगा भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ऊपर क्वेश्चन पहले पढ़ लें, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है इसके अंदर। ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे H2SO4 का, क्या होगा, नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है 0.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, सॉल्व करने पर हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 2/100 इज इक्वल्स टू 0.02। ठीक है, ये बचा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। HCl का निकाल लो, ये H2SO4 का था, HCl का निकाल लो भाई। अब HCl का क्या है, 0.1 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000, 1 2 1/20 कितना आ जाएगा बताओ भाई, 1/20 कितना होता है, 0.005। ठीक है, आ गया मैं, ठीक है सर आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे n इज इक्वल्स टू, ये बड़ा है ये छोटा है, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, क्यों कि सेम है, यहाँ पे भी एसिड है, रिजल्टिंग भी एसिड आएगा, तो हमारे पास लगा देंगे प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 इन लीटर्स। ठीक है, चलो जी, क्या निकाल आ जाएगा अपने पास? वो पहुंच गए। आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 0.02 प्लस 0.005 डिवाइड में कितना है इसका टोटल? 500, 100, 600 इंटू में 1000। अब देखो भाई, मैं यहाँ सॉल्व करने लगूंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा। मेरे को सीधा सा आंसर पता है इसका, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसे। कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विक कर दिया है, कोई बात नहीं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.025 इंटू 1000 डिवाइड बाय 600। इसे अभी कुछ मत करना है, अभी काटा कूटा नहीं है मैंने। 25 डिवाइड बाय 600 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 से 5 1 2 0 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, बताओ 5 कितनी बार कटता है? बताओ बताओ बताओ। 25, 1/25 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 100 cc ऑफ। सेम तरीके से करना है, बिल्कुल सेम। मैं आपको थर्ड वाला करके दिखा देता हूँ, सेकंड वाला खुद करना, क्योंकि सेम फॉर्मूला लग रहा है, उसको मेरा करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, थर्ड वाला क्या है जी? हाँ, थर्ड वाला है हमारे पास, दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन को मैं। 100 cc ऑफ 0.1 mH2SO4 react with 100 cc of 0.1 मोल NaOH। ठीक है, अब चलो सबसे ऊपर चलो भाई, मैं एक बार दोबारा तुम्हें ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर लेके चलता हूँ सबसे पुरानी जगह। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? सॉरी, ग्रामिकुलेंट निकालने के लिए हमारे पास मोलैरिटी में जो फॉर्मूला है ये है, ये। चलो वापस चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। क्या है फॉर्मूला? वुमेन वाला, VOMEN। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर निकाल दें, लगा दें, ग्राम इक्वलेंट आ जाएगा। ग्राम इक्वलेंट ऑफ, हमने, ओहो कौन से क्वेश्चन पे आ गए? ये भी ना गड़बड़ हो जाती है इसमें, पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट के। कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है? 100 cc ऑफ 0.1 mH2SO4 रिएक्ट विद, रिएक्ट की स्पेलिंग ओए होए गड़बड़, सी है ये। रिएक्ट विद 100 cc ऑफ 0.1 m NaOH। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला VOMEN, वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू मोलैरिटी इंटू में एन। तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ H2SO4 निकालते हैं पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू में 0.1 इंटू में एन फैक्टर इसका होता है 2। निकाल लो क्या आता है आंसर। इससे ये कट गया, इसका पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ गया। ओवरऑल आ जाएगा 2/100 इज इक्वल्स टू 0.02। ठीक है, ग्रा ओए होए ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? सर जी, NaOH का तो एन फैक्टर 1 होता है, बाकी सब सेम, तो सारी कैलकुलेशन के हिसाब से 1/100। अब कहोगे कैसे है 1/100? तो भाई एन फैक्टर 1 है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। 100 cc 0.1 m है, तो आ गया। अब क्या आएगा इसके अंदर?
रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो बनेगा हमारे पास NaOH का। हमारे पास सॉल्वेंट H2SO4 था, तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? गड़बड़ हो गई, डिफरेंट आ गया। तो N इज इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इस फॉर्मूले से तो सर हमने निकाला ही नहीं। यहाँ पे इसका मतलब सिंपल ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड, ठीक है। इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे, वैसे तो एक बात बताऊँ, कैलकुलेशन आप लोग घर से खुद करके लाना चाहिए। मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। एक सेकंड, कुछ मेरे को गड़बड़ क्यों लग रही है? 0.02 बड़ा होता है ना 0.01 से? मैथमेटिक्स कमजोर है। प्लस ही आएगा यहाँ पे, वही फॉर्मूला लगेगा। चलो भाई, 0.01 प्लस 0.02 अपॉन में 200 इंटू 1 10 पावर 3। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए 10 पावर 3 लिख दिया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.03 डिवाइड में 200 इंटू 1000। ये इससे कट गया, ये आ गया 5 15 0.015। आंसर ही आ गया हमारे पास, नॉर्मेलिटी। आ गया समझ में? आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, करने की कोशिश करेंगे तो निकल भी जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है? वॉल्यूम इन ml of 0.1 n NaOH required to neutralize 10 ml of 0.1 n फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड मैंने पहले ही लिख दिया है, H3PO3 होता है। तो अब हमें निकालना वॉल्यूम। अब इसके अंदर क्या करो, यहाँ वर्ड ध्यान से देखो क्या लिखा है, न्यूट्रलाइज। वर्ड स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, स्पेलिंग पे कोई नहीं जाएगा, भाव को समझेंगे। न्यूट्रलाइज लिखा है, न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है? कैंसल आउट कर दे दोनों को, ठीक है। अब दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, जब दोनों चीज देखो, 2 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट कैसे हो गए? हमने दो को दो दूसरे के इक्वल रख दिया। कैंसिल आउट कैसे हो गई कोई चीज? जब दोनों चीज इक्वल होंगी तभी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ H3PO3। रख दो, आंसर आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला? वैन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 0.1 इंटू में V इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू में 10। 0.1 से 0 पॉइंट गया, 10 ml आंसर। बहुत आसान था, लेकिन ये चीज इसमें जिसको आ गई लगानी वो इस क्वेश्चन को एक स्टेप में निकाल देगा, जिसको नहीं आई वो बैठा रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। और मैंने लिखा नहीं पर ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो साथ में बने रहे बहुत अच्छे से। इसमें भी कॉन्सेप्ट पिछले वाले जैसा ही लगेगा। पिछले वाला एडवांस में आया नहीं था, बट ये आया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल तो रखना है, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग लग जाएंगे। 0.1 mole of H3POX is completely neutralized by 5.6 kg of KOH, then find the value of X। X की वैल्यू निकालनी है भाई हमको। कैसे निकालेंगे भाई हम X की वैल्यू? X की वैल्यू निकालने के लिए अब हम कर देंगे इसमें दोनों के ग्राम इक्वल। किस किस के ग्राम इक्वलेंट को इक्वल कर देंगे? H3POX के और KOH के। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ वर्ड लिख दिया कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। ये वर्ड हमें बहुत पसंद है। अब ये वर्ड हमें पसंद है तो हम क्या करेंगे? लगा दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से करेंगे इसको। सर फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें?
फॉर्मूला इसमें लगेगा VOMEM इज इक्वल्स टू क्या दिया है, केजी में दिया है, बस KOH के लिए क्या दिया है हमें, केजी दिया है और कुछ नहीं दिया। तो हम इसमें कर देंगे, एक सेकेंड रुकिए, 1 मिनट, हम दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल रखा, ये बिल्कुल अच्छा। इसमें मोल्स दिए हैं, मोलैरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे मोल्स इनटू एन फैक्टर कर देंगे। और दूसरे के लिए तो हमें पता ही है, मास ऑफ KOH, जो पहला फॉर्मूला था V वाला, वेट अपॉन में इक्वलेंट मास, ठीक है। तो इक्वलेंट मास ऑफ KOH, KOH का इक्वलेंट मास कितना हो जाएगा, KOH का मास कितना होता है एक्चुअली बताओ, निकालो, 16 प्लस K का मास रखो, फिर नीचे रख दो H का मास, टोटल में आ जाएगा 56, ठीक है। 56 आ गया हमारे पास इसका मास। पोटेशियम का कितना होता है मास, बताना जरा, बताओ बताओ। पोटेशियम अपना आता है कैल्शियम से पहले 19, तो 19 इंटू 2 कर देंगे, 19 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 38 प्लस 16 प्लस 38 प्लस 16 प्लस 1, या 39 होता है आई थिंक, हाँ 39 होता है। 39 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 56, 39 प्लस 16 प्लस 1, 6 मैंने इस साइड के करने के लिए बोला था। तो पोटेशियम का मास 39, इसे मिटा देते हैं, ढंग से लिखते हैं, 39 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। KOH का आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट मास, बटे में n फैक्टर 1 होता है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो जी, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू NF इज इक्वल्स टू मास कितना 56 डिवाइड बाय KB कितना 56, 56 डिवाइड बाय 56। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ध्यान नहीं दिया, मास तो गिवन 5.6 है, बिल्कुल सही पकड़े। मैं थोड़ी थोड़ी बीच में कई बार जानबूझ के भी गलतियां कर देता हूँ ताकि आप लोग पकड़ें 5.6। और गलती पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन उस गलती को पकड़ के बैठ जाना और फिर जो पढ़ा रहा है उसको क्रिटिसाइज करते रहना कि ये तो अच्छा नहीं पढ़ाता, इससे तो गलती होती है, वो गलती है, वो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/10, तो 1/10 इंटू NF इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10 से 1/10, NF इज इक्वल्स टू 1। सर X तो अभी भी नहीं निकला, ध्यान से सोचो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम n फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है जो NCERT में भी गिवन है कि H3PO4 का तो 3 होता है लेकिन H3PO3 का 2 होता है। क्यों? क्योंकि जो H3PO3 के अंदर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 होते हैं, और H3PO2 में H3PO2 में केवल एक जुड़ा होता है, बाकी 2 ओरिजिनल P से जुड़े होते हैं, बाकी के जो 2 बचे होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से अब जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही बाद में आयन बनाएगा, ठीक है। आयन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन को एक अपना दे के फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलेगा एक, तो कितने आयन निकलेंगे यहाँ से H3PO2 से, एक आयन, n फैक्टर 1, n फैक्टर 1 है, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें 2 पता चल गई। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में अगर आया, वैसे हम यहीं पे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे अपने, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया तो अगर आप यहाँ तक करते हो आपको एक्सेप्शन नहीं पता तो आपका आधा या 1 नंबर कटेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन जेई में आ गया, नीट में आ गया, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे। सेम चीज़ कहूँगा, डीपीपी बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स तब बनाना जब चैप्टर ख़त्म हो जाए,
क्योंकि फिर उसके बाद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी। पीपीपी, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवाइज, 4 चीज़ें कर लो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लो। ठीक है भाई, चलो आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, सारे सुरक्षित रहें कोरोना से, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें। चलो जी।